जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आप सभी को सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः अभिवादन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास ऋषि जी ने 18 पुराणों की रचना की है। उन 18 पुराणों का सिर्फ 2 ही सार है, 2 ही मुख्य आधार है। वो 2 आधार क्या है कि अगर परोपकार करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, किसी का उपकार करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे, और किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे, पर पीड़ा पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ देंगे तो पाप से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे मनुष्य, पुण्य की राह पर चलना सीख और पाप के रास्ते को छोड़ना सीख। इसी में जग की भलाई है, इसी में हम सबकी भलाई है। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कुंडली मिलान पे, इसको गुण मिलान के नाम से भी जाना जाता है। 36 गुण होते हैं और 36 गुणों के मिलान को गुण मिलान के नाम से जाना जाता है। आज हम ये कुंडली मिलान का जो विषय है, ये अपने आप में इतना गंभीर है और इतना बहुचर्चित है कि इसको 1 या 2 क्लास में समेट पाना सचमुच में मुश्किल कार्य है। इसलिए हमने ये विचार किया कि कल जो भी क्लास हुआ था उसका थोड़ा सा आगे का और भी इसको समझने की कोशिश की जाए। आपके जानकारी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आप सबको पता है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में यह है 16 संस्कार। हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार बताए जाते हैं। 13वां संस्कार जो है वो विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। बहुत से अलग अलग धर्मों में विवाह को एक करार माना गया है, एक समझौता माना गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो 2 आदमी के म्यूचुअल कंसेंट पर बनता है और उस दोनों आदमी के में से किसी एक के भी अलग होने पर वो सेपरेट हो जाता है। और इसीलिए उन संस्कृतियों में डिवोर्स और तलाक जैसे शब्द हैं। हिंदू धर्म में भी विवाह संस्कार है, 7 जन्मों का बंधन है। यहाँ से सिर्फ एक वर और वधू ही नहीं मिलते हैं, 2 परिवार मिलते हैं, 2 समाज मिलते हैं, 2 नए समाज और राज्य का सृजन भी होता है। इससे अगली पीढ़ी के जन्म की परिकल्पना की जाती है। तो ये हम में संस्कार बना करके दिया गया है। तो जिस संस्कार के चलते एक वर और वधू एक होकर के इस लंबे जीवन की यात्रा करने का निश्चय करते हैं, वो संस्कार कोई साधारण संस्कार तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि विवाह संस्कार को करने से पहले विवाह के सही और गलत होने पर उचित परामर्श, उचित निर्णय लेकर के ही आगे बढ़ा जाए। ये जान करके आश्चर्य नहीं होगा कि विवाह संस्कार ये सृष्टि के आरंभ से नहीं है। सृष्टि के आरंभ में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। सृष्टि के आरंभ में मानव चेतना बहुत कम थी। हम लोग करीब करीब जानवर तुल्य थे। धीरे धीरे मानव में चेतना हुई और हम सामाजिक प्राणी बनते गए। और जब से मनुष्य सामाजिक प्राणी बनते गया, तब से संस्कारों की रचना होती गई। वैदिक युग आते आते ऋषि श्वेत केतु का एक नाम आता है और उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह प्रणाली की स्थापना की। हम ऋषि श्वेत केतु को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारे अंदर वो संस्कार भरे
जिसमें हर पति पत्नी को बड़े ही आदर से, बड़े ही सम्मान के साथ एक दूसरे से मिलाया जाता है। माता पिता को उतना ही सम्मान से देखा जाता है जितना अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा जाता है। ये संस्कार नहीं तो और क्या है। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, अन्य धर्मों में तलाक भी है, डिवोर्स भी है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इसका कोई पर्यायवाची शब्द है। डिवोर्स इंग्लिश है, तलाक उर्दू है। हिंदी में इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू में विवाह विच्छेद होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि अगर गलती से भी विवाह हो गए, अगर दोनों के मन नहीं भी मिलते हैं तो दोनों योगी के रूप में जी लेंगे, विवाह विच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, विवाह विच्छेद नहीं करेंगे। कई बार तो घर वालों और समाज वालों को कुछ पता तक भी नहीं चलने देंगे अगर अपना आपसी मनमुटाव है तो, लेकिन विवाह विच्छेद का तो सवाल ही नहीं उठता है। आज के आधुनिक युग में गुण मिलाना और भी रुचिकर और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। ये इसलिए इतना जरूरी हो गया है क्योंकि आज के बालक बालिकाओं में चेतना कुछ ज्यादा ही जागृत हो गई है। वो कुछ ज्यादा ही स्वच्छंद रहना चाहते हैं। वो उन तमाम सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से आगे निकल जाना चाहते हैं जहां पर ये संस्कार टिके हुए थे। इसलिए हर माता पिता को ये जरूरी हो जाता है कि जब भी उनकी कन्या का या उनके वर का विवाह करना हो, उचित वर और कन्या का अन्वेषण करने के बाद सबसे पहले कुंडली मिलान, गुण मिलान करना ही चाहिए। उसके बाद ही आगे बढ़नी चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में जो विवाह है संस्कार है, और इस संस्कार से एक ऋण की भी मुक्ति होती है। मुख्यतः 3 ऋणों की चर्चा की गई है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पूजा पाठ करके हम देव ऋण से ऋण होने की का प्रयत्न करते हैं। जो भी ऋषि मुनियों ने वेद लिखा, उपन्यास लिखा, पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों का पठन पाठन करके हम ऋषि ऋण से ऋण होने का प्रयास करते हैं। और धर्म पत्नी के साथ सुयोग्य पुत्र को जन्म दे करके हम पितृ ऋण से ऋण होने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए विवाह संस्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्कार हो जाता है जिससे हम एक ऋण से पार पा जाते हैं। 16 संस्कार हमने आपको दिखा दिए। शादी के लिए किन गुणों का मिलान होना चाहिए? ये जो 36 गुण है, अष्टकूट, इसको अष्टकूट बोलते हैं। ये 8 तरीके के ये कैटेगरी हैं और इन 8 कैटेगरी को मिला करके अष्टकूट बोला जाता है। अष्टकूट मिला करके 36 गुण होते हैं। अष्टकूट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कुंडली मिलान। इट इज नॉट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट। अष्टकूट से हम कुछ गुणों का मिलान करके चेक कर लेते हैं कि ये कंफर्म हो गया। इसके आगे और भी बहुत से कंडीशंस है जिसको कंफर्म करना होता है। इसलिए सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसे जानकारी मात्र समझ के अपने आप अपना अज्ञानता दूर कीजिए। इससे अपने बाल बच्चों का कुंडली मिलाने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कुंडली मिलाना एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। इसको हल्के में ना लिया जाए। हल्के में लेने से आगे चल के कहीं समस्या आई तो दोषारोपण अपने आप पर ही आ जाता है। इसलिए समझने के लिए, जानकारी के लिए, अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए हम यहाँ पर इन बातों की चर्चा करते हैं। जब भी कुंडली मिलान की जरूरत होगी, जब भी अपने वर या वधू की शादी, लड़की कन्या की, वर या कन्या की विवाह का के लिए गुण मिलान की आवश्यकता होगी, कुंडली मिलान की आवश्यकता होगी, तो हम एक योग्य ब्राह्मण के यहाँ जा करके और उनसे कुंडली मिलान करेंगे, उनको उचित दक्षिणा देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और तब हम विवाह शादी के संस्कार में आगे बढ़ेंगे। इसमें वर्ण जो है, वर्ण को 1 मार्क दिया गया है और वर्ण का वैल्यू ये है। इसमें जो वर्ण दिया हुआ है 4 तरह के वर्ण, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये वर्ण जो है आज की जो जाति व्यवस्था है जिसके नाम पे हम सरनेम लगाते हैं, ये वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये इस वर्ण व्यवस्था का शायद पिछले जन्मों से कुछ न कुछ संबंध है। जैसा कि पिछले दिन भी मैंने बताया था कि जिनके जन्म में वर्ण जो होता है विप्र का होता है, ब्राह्मण का होता है, वो लगभग शाकाहारी होते हैं। अगर वो मांसाहारी घर में उत्पन्न भी हुए हैं, फिर भी जैसे जैसे होश संभालते जाते हैं, मांसाहार को वो त्यागते जाते हैं और शाकाहार धारण कर लेते हैं। तो इस वर्ण इसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, विप्र बोलते हैं, विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण है, ये जाति व्यवस्था से काफी दूर है। जाति व्यवस्था से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये कुंडली का ही एक पार्ट है। एक चीज ध्यान देने योग्य है, कन्या कभी भी, इनमें वर्ण जितने भी हैं, ब्राह्मण को 1, क्षत्रिय को 2, वैश्य को 3 और शूद्र को चतुर्थ, ये 4 कैटेगरी दिया गया है। वर्ग कभी भी, कन्या कभी भी अपने से नीचे नहीं जा सकती। अगर नीचे से अगर ऐसा कहा जाता है कि विप्र वर्ण की कन्या अगर शूद्र वर्ण के वर्ग को धारण कर ले तो वो शादी सफल नहीं होती, वो मृत्यु को प्राप्त करती है। ऐसा देखा गया है। आगे एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे कि किसका क्या कैसा विधान है। तो होता यह है कि कन्या जिस भी वर्ण में हो, कुंडली के अनुसार, नॉट जाति के अनुसार, कन्या जिस भी वर्ण में हो, उससे ऊपर वाले वर्ण में उसकी शादी करने से अच्छा रहता है, उसका गुण मिलान अच्छा आता है और उसके उसका जो गुण है वो एक गुण मिल जाता है। गुण मतलब क्वालिटी, गुण मिलान मतलब क्वालिटी मिलान। कोई दयालु होता है, कोई निर्दयी होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई दुखी आदमी होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसको 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी को एक साथ ले चलना है। ये छोटी छोटी चीजों में बड़ी जल्दी फर्क महसूस होने लगता है और ये दुख का कारण बन जाता है। शादी विवाह से हम वर और वधू को आशीर्वाद देते हैं कि दोनों एक साथ सुख का निर्वहन करें। अगर किसी न किसी कारण से वर और वधू के जीवन में, विवाह उपरांत जीवन में कठिनाइयां आने लगी, तो हम प्रारंभ करते हैं उन गलतियों को ढूंढना कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी, किस चीज को हमने नजरअंदाज किया था जो यहां पर ला करके हमें पटक रहा है। तब हम कहते हैं गुण मिलान नहीं किए थे, तब हम कहते हैं वैश्य मिलान नहीं किए थे, तब हम कहते हैं भकुट मिलान नहीं हुआ था, तब हम कहते हैं नाड़ी मिल गया था। पहले क्यों नहीं मिला लिए साहब? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नाड़ी को 8 पॉइंट मिलते हैं, ये सीरियल नंबर भी 8 है और इसके 8 पॉइंट भी मिलते हैं। बकुट के सीरियल नंबर भी 7 है और 107 पॉइंट में मिलते हैं। गण के सीरियल नंबर भी 6 है और इनके मार्क्स भी 6 है। तो अगर सिर्फ इन तीनों को ही जोड़ दिया जाए तो 6, 7, 13 और 13, 8, 21, 21 तो यहीं पे हो गया। तो इसलिए हम गुण मिलान जो करेंगे वो नीचे से शुरू करेंगे। नाड़ी के बारे में हम जानते हैं, आप सबको विदित है, नाड़ी जो है मनुष्य के शरीर में यहाँ पर होता है। नाड़ी शोधन का कार्य भी किया जाता है। वैद्य लोग नाड़ी पकड़ करके बता देते हैं कि शरीर में वात, कफ, पीत किसका प्रकोप ज्यादा है। ये जो वात, कफ, पीत जो ये प्रकोप है, नाड़ी में इन्हीं को आदि, मध्य और अंत कहा गया है। नाड़ियां 3 तरह की होती है, आदि, मध्य और अंत। वैद्य के अनुसार नाड़ी 3 प्रकार की, यहां से रोग 3 प्रकार से समझ में आते हैं, वात, कफ और पित्त। तो इन तीनों का कन्वर्शन है ये आदि, मध्य और अंत। 100 में
हर तीसरा एक दूसरे से मिलेगा। चूंकि 3 है इसलिए इसमें प्रोबेबिलिटी है 33% का है। 33% मैच कर जाएंगे, 66% मैच नहीं करेंगे। सो 33% पॉपुलेशन इज आउट बिकॉज ऑफ नाड़ी दोष। दोनों का नाड़ी, वर और वधु दोनों का नाड़ी सेम नहीं होना चाहिए। अगर कन्या का नाड़ी आदि है तो वर का नाड़ी आदि नहीं होना चाहिए। अगर कन्या का नाड़ी अंत है, वर का नाड़ी अंत नहीं होना चाहिए। अगर कन्या का नाड़ी मध्य है, वर का नाड़ी मध्य नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का नाड़ी एक मिल रहा है, आदि आदि मिल रहा है, अंत अंत मिल रहा है, मध्य मध्य मिल रहा है, 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें। और पंडित जी बोलेंगे नाड़ी नहीं मिल रहा है, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मत कीजिएगा। इसको करने से क्या होता है, शादी के बाद से बांझपन की समस्या आती है। शरीर में अनेक प्रकार के बायोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग धारण कर लेते हैं। कई बार इन दोनों में से, वर और वधु में से किसी एक को गुजरने का भी डर बना रहता है। और अगर सारा वैद्यकीय उपाय से, चिकित्सीय उपाय से किसी तरीके से बालक बच्चा पैदा हो भी गया, रोगग्रस्त बच्चा पैदा होगा, उसका आधा जीवन हॉस्पिटल में ही गुजरेगा। क्या हमारी नई पीढ़ी ये चाहेगी कि शादी होने के बाद से बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन शादी हो जाए और शादी होने के बाद से उन दोनों में से कोई एक रहे नहीं? क्या हमारे लवर्स चाहेंगे कि अट्रैक्शन पर शादी हो जाए और उसके बाद से दोनों में से किसी एक को गंभीर बीमारी हो जाए? क्या हमारे लव मैरिज वाले बॉय एंड गर्ल चाहेंगे कि दोनों के शादी के बाद या तो बच्चा ही पैदा ना हो, या अगर बच्चा पैदा भी हो तो विथ सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस? अलर्ट, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए आप भी अट्रैक्शन के, आकर्षण के भाव में न आए और नाड़ी चेक करके ही आगे बढ़े। दूसरा जो है भकुट। भकुट में क्या होता है, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव है। ये भकुट में 7 के 7 मार्क्स दिए गए हैं और भकुट में मार्किंग प्लस माइनस 1 2 3 4 नहीं होता, या तो 0 होगा नहीं तो 7 होगा। भकुट करेक्ट हो रहा है तो 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा, भकुट करेक्ट नहीं हो रहा है 0 मार्क्स मिलेगा। और ऐसा एक व्यवहारिक जीवन में देखा गया है कि जिनका भकुट मिलान नहीं हो पाया और विवाह हो गया, भकुट मिलान को नजरअंदाज करते हुए विवाह हो गया, उनके जीवन में अगले साल से ही बहुत ही कड़वाहट बढ़ जाती है, बहुत कड़वाहट बढ़ जाती है। ये कड़वाहट एक दूसरे का लाइफ क्लेम करके ही मानती है, या तो सेपरेशन कराएगी, नहीं तो क्लेम कराएगी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कराएगी। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन ऐसा करें, इसलिए सावधान रहने की जरूरत रहे और बिना भकुट के मेल के शादी विवाह का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाना है। गण पर आते हैं। गण जो है देव, राक्षस, मनुष्य, ये तीन प्रकार के गण हैं। देव, मनुष्य, राक्षस। देव और मनुष्य, देव और देव मेल ठीक है, मनुष्य और मनुष्य मेल ठीक है, देव और मनुष्य मेल ठीक है। बहुत से कंडीशंस में मनुष्य और राक्षस मेल भी ठीक है, राक्षस और राक्षस मेल ठीक है। राक्षस और देव मूल क्लेमिंग लाइफ। जब भी गण में देव और राक्षस का मेल हुआ है, लाइफ इज क्लेम्ड, वन ऑफ द स्पाउस इज आउट। सो इसको इतने आसान से हमें नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम उनके सुख का वहां से प्रारंभ करना चाहते हैं। उनके जीवन में हम सुख होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बधाइयां बजा रहे हैं, उनके लिए समारोह कर रहे हैं, उनके सुख के लिए, उनके विवाह के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। इसलिए इनका मिलान आवश्यक है। ग्रह मैत्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि एक का ग्रह पापी ग्रह है और दूसरे का ग्रह मित्र ग्रह है, देव ग्रह है। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक का ग्रह के स्वामी सूर्य हो गए और दूसरे के ग्रह के स्वामी शुक्र हो गए। अगर सूर्य और शुक्र दोनों प्रबल हैं
तो सूर्य जो है शुक्र को जला देंगे। शुक्र जो है वो सुख का प्रतीक है, सुख जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। या तो इनमें से दोनों में से एक कोई बाय बाय हो जाएंगे, नहीं तो इनमें से सेपरेशन हो जाएगा, और नहीं तो दोनों समझदार हैं तो जैसे तैसे मिला करके इस जीवन की नैया को सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में निकालते चलेंगे। इसलिए ग्रह मैत्री को भी देखना उतना ही आवश्यक है। सेम चीज को इसमें हमने बताने का कोशिश किया है कि वर्ण जो है मानसिक अभिरुचियों को दिखाता है, वश्य जो है भावनात्मक संबंध को दिखाता है, तारा जो है ये जन्म से संबंधित है और नक्षत्र से रिलेटेड है। जो योनि है इसमें कुछ न कुछ कैटेगरी हम मान लेते हैं, और इसमें कई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है, और उसमें योनि में जैसे कोई घोड़ा हो गया, कोई हाथी हो गया, कोई अजगर हो गया, कोई मगरमच्छ हो गया, कोई मछली हो गई, कोई तितली हो गई, कोई भालू हो गया, कोई शेर हो गया, कोई श्रृंगाल हो गया। योनियां तो ठीक है, समस्या तब आती है जब कुछ योनि एक दूसरे को परम शत्रु मानते हैं। एक की योनि सांप और दूसरे की योनि नेवला, मार डालेंगे। एक की योनि कुत्ता, एक की योनि बिल्ली, मार डालेंगे। एक की योनि बिल्ली और दूसरे की योनि मूषक, मार डालेंगे। इसलिए योनि को भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रह मैत्री मैंने बताया, कुछ ग्रह एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, कुछ ग्रह एक दूसरे के सम होते हैं, और कुछ ग्रह एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं। मैत्रेय होना अच्छा है, सम होना भी ठीक है, शत्रु होना ठीक नहीं है। गण है, मनुष्य है और राक्षस है और देवगण है। इन तीनों का मैंने आपको संबंध बताया। भकुट का बहुत शुरू में ही मैंने इंपॉर्टेंट बताया, और नाड़ी पर तो नो कॉम्प्रोमाइज, भकुट और नाड़ी पर नो कॉम्प्रोमाइज। अब हम ये निर्णय पर पहुंचते हैं कि जब अगर 36 गुण है तो 36 गुण में से कितने गुण पर शादी की बातें आगे बढ़ाई जाए। तो 36 का आधा 18 होता है। कॉमन पैरेलेंस में ऐसा कहा जाता है कि 18 के ऊपर अगर गणना बनती है तो ठीक है, 18 से 24 तक ठीक माना जाता है, 24 से 30 तक वेरी गुड माना जाता है, और 31 से 36 तक एक्सेलेंट होता है। अगर जोड़ियां बन रही हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि 24 गुण से अधिक का गणना बने। 24 गुण से अधिक का गणना बनता है तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। इस कुंडली मेल के अलावा दो चीजों को और हम ध्यान देते हैं। एक ये है मांगलिक योग। मैंने ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने मांगलिक योग लिखा है, मांगलिक दोष नहीं लिखा है। ये मांगलिक योग मांगलिक दोष होगा कि नहीं, ये ज्योतिषाचार्य इसका गहन अध्ययन करके कुंडली टू कुंडली बेसिस पे निर्णय करेंगे। अभी हम मोटा मोटी ये देख रहे हैं कि मांगलिक योग होता क्या है, और मांगलिक योग को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये कुंडली के 12 भावों को नहीं समझते। ये कुंडली है और ये कुंडली में 12 कॉलम्स हैं, और एक कॉलम को एक भाव कहते हैं। इंग्लिश में इसे हाउस कहा जाता है, मत कहिएगा, हाउस मतलब कुछ और होता है। यहाँ पर भाव का मीनिंग भाव ही होता है, और भाव जो है फिक्स है। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये 12 परमानेंट ये भाव है। भाव कभी चेंज नहीं होंगे, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। शिफ्टिंग होती है ग्रह दशाओं का शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग होती है राशियों की शिफ्टिंग होती है। जब हम एक एक करके कुंडली बताना शुरू करेंगे तो आपको हम आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम इतना मान के चलते हैं कि ये जो 12 भाव हैं, ये 12 भावों के अपने अपने स्थान फिक्स हैं, और सारे स्थान के अपने अपने मीनिंग होते हैं, परमानेंट मीनिंग होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग होते हैं। अगर इनमें से ये प्रथम भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये द्वादश भाव है, अगर इनमें से 3 और 2 5, अगर इनमें से किसी भी 5 में एक में अगर मंगल है तो वो जातक मांगलिक कहलाएगा। आई रिपीट इट अगेन। भाव 1, भाव 4, भाव 7, भाव 8, भाव 12,
इन भावों में से कहीं पर भी एक जगह मंगल अगर बैठा है, मंगल एक ग्रह है और 12 भावों में से कहीं ना कहीं उनको बैठना है, तो 12 भावों में से अगर 7 भावों में बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 12 भावों में से अगर इन 5 भावों में वो बैठते हैं तो उस जातक को हम मांगलिक कहते हैं। मांगलिक वो होता है जिसमें जोश होता है, मांगलिक वो होता है जो निडर होता है, मांगलिक वो होता है जो निर्भीक होता है, मांगलिक वो होता है जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है। ये तो होना ही चाहिए ना। मुझे लगता है कि एक पुरुष में ये सब होना ही चाहिए। समस्या तब आती है जब इसकी डिग्री हाई हो जाती है। हर चीज अपने लिमिट में बहुत अच्छा है, आपको निर्भीक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि चिड़ियाघर में शेर के सामने कूद गए, आपको साहसी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तैरना नहीं आता और कुएं में कूद गए, आपको जुझारू प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के सामान आप छीनते रहें, और आपको लड़ाकू प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवादी बन जाए। ऐसा देखा गया है कि जितने आतंकवादी होते हैं उनकी किसी न किसी हाउस में, प्रोबेबली हाउस 1 में जो होता है उनका मंगल बड़ा उच्च का होता है। बाकी भाव में अगर मंगल, यहाँ पर अगर मंगल उच्च का है तो वो 2 जगह पे होगा, वो काम वही करेगा, किलिंग वाला ही काम करेगा। या तो आतंकवादी बनेगा और नहीं तो पुलिस फौज में जाएगा। फौज में भी वही काम किया जाता है जो आतंकवादी करता है। फौजी और पुलिस लीगल तरीके से करती है, लीगलाइज किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो आतंकवादी है वो इलीगल है, उसको लीगलाइज नहीं किया गया है। तो इस तरीके से मंगल के दोष को, मंगल के योग को हम जान करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर और ऐसा माना जाता है कि वर और कन्या अगर दोनों मांगलिक हैं तो मंगल का जो दोष है वो कट जाता है। ये कटता है, किस किस स्थिति में कटता है इसकी चर्चा हम फिर से आगे करेंगे। एक और योग होता है काल सर्प योग। काल सर्प योग आजकल बहुत ही प्रचलित है। कुछ लोगों का यह कहना है कि पहले के कुंडली में काल सर्प दोष नाम का कोई चर्चा ही नहीं होता था। ये काल सर्प योग जो है आधुनिक ज्योतिषियों का एक निर्माण किया हुआ चीज है। सत्य क्या है जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पर यह समझते हैं कि काल सर्प योग होता, कहते किसको है। जिनको भी मैंने बताया इससे पहले भी, ये भाव मैंने बताया, और इन भावों में सब 9 ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं। हो सकता है कि 9 भाव में बैठे, हो सकता है वो 2 3 ग्रह एक साथ होकर के बैठ जाए। तो ये बैठे होते हैं, उनको सिटिंग किया जाता है। अगर जिस किसी भी कुंडली में यहाँ पर शुरू में राहु है और लास्ट में केतु है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। राहु यहाँ पर भी हो सकते हैं तो इनके सप्तम में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हो सकते हैं तो सप्तम में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे तो इनके सप्तम में यहाँ पर आ जाएंगे। राहु जहां पर भी है उसके सप्तम घर में केतु चले जाएंगे, केतु जहां पर भी है वहां से सप्तम घर में राहु चले जाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर सारे ग्रह एक साथ बैठ जाएं, मैं फिर से बताता हूं, ये एक राहु और केतु के बीच में अगर सारे बाकी जो जितने ग्रह हैं, ये सारे ग्रह 9 ग्रह आकर के बीच में बैठ जाए, काल सर्प दोष बन जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है, और इनके बीच में शुक्र शनि मंगल एक साथ बैठ गए हैं, बुध शुक्र एक साथ, सूर्य एक साथ बैठ गए हैं, गुरु चंद्र एक साथ बैठ गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, सारे ग्रह यहाँ पर हो गए। ये पहले और दूसरे ये हो गए और 7 यहाँ पर बैठ गए। मतलब राहु और केतु ने घेर करके इनको रख दिया। इसका कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है और इसके दोष का निराकरण कुछ है भी या नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आज का चर्चा सिर्फ इतना ही। आप सुधी जनों को एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जागृति पैदा करने के लिए सिखाया जा रहा है। इसको हम किसी भी तरीके से अपने बाल बच्चों के ब्याह शादी करने के लिए, ऐसा नहीं कि इसी की बेसिस, सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पर हम कुंडली बनाना शुरू कर दिए। कुंडली बनाना जब भी हो, एक प्रोफेशनल पंडित जी से, एक ज्योतिषी के पास जाइए, कुछ खर्चा कीजिए और ज्योतिषी के पास जाइए और उनके यहाँ ठीक से कुंडली बनवाइए, क्योंकि ये 2-4 महीने का बात नहीं है। अट्रैक्शन जो होता है 1-2 साल में अट्रैक्शन डाउन हो जाता है,
लेकिन जो गुण होते हैं वो डाउन नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें गुण देख करके शादी ब्याह करना है, अट्रैक्शन देख करके शादी ब्याह नहीं करना है। और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि लव मैरिज जो है बहुत हद तक सक्सेस नहीं होता है। लव मैरिज करने के बाद से वर और कन्या दोनों जीवन भर इस 10% 15% अच्छे होते हैं, हो सकता है कि उनमें कुंडली बाय डिफॉल्ट मिल गई हो, अन्यथा मैक्सिमम केसेस में हमने देखे हैं एक दूसरे को कोसते कुछ तो सेपरेट हो जाते हैं, और नहीं तो कुछ जैसे तैसे बड़े ही हॉट सिचुएशन में अपना जीवन बिताते हैं। हमें कोशिश करना है कि हमारे बच्चे सुखी जीवन जिए, अच्छे जनरेशन को पैदा करें और घर में हंसी और खुशी बनी रहे। और इसके लिए आवश्यक है कुंडली मिलान करना, गुण मिलान करना ज्योतिषियों के द्वारा, और उसके बाद से 16 संस्कारों में से 13वें संस्कार को भली भांति विधि विधान से पूर्ण करना। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।